देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस थाने पहुंच गए दोस्तों। इसके बाद हुआ जोरदार तरीके का बवाल, बताएंगे कैसे साथ में वकील और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर किया जोरदार तरीके का प्रदर्शन दोस्तों, और किस तरीके का माहौल रहा और कैसे बीजेपी के द्वारा छात्रों पर किए गए हमले के मामले को छिपाने की जा रही थी कोशिश। पुलिस प्रशासन के पूरे लोग इकट्ठा होकर राहुल गांधी को लगे मनाने, बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है जब अमित शाह के ऊपर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और छात्रों पर किए गए हमले और लाठी चार्ज पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले को लेकर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की, तब जहां पर संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बिना खत्म हो गया दोस्तों। यानी 18-20 दिनों तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, यानी अब आएंगे तब आएंगे कर करके बयानबाजी जारी कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि संसद के अंदर 20 दिनों के कार्यकाल के अंदर अमित शाह जो अपने आप को बहुत बड़ा दबंग गृह मंत्री बताते हैं दोस्तों, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे और अमित शाह के नाम पर बीजेपी वाले पूरी तरीके से बैकफुट पर थे दोस्तों। इसका केवल एक ही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और अमित शाह को बैकफुट पर धकेला हुआ था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही मानना था कि अमित शाह को आकर या तो जवाब देना चाहिए या इस्तीफा सौंपना चाहिए, या तो अमित शाह असक्षम है या फिर अमित शाह बच्चों पर हमला करवाने के दोषी हैं, और दोनों मामले में अमित शाह को या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। इस मामले को लेकर अब जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि संसद का काम खत्म हो चुका है, यानी संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। तो मीडिया वाले इस बात की चर्चा नहीं कर रहे और खासकर अमित शाह को लेकर चर्चाएं थोड़ी धीमी हो गई थी दोस्तों। यानी अमित शाह पूरे मामले पर कन्नी काटते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे और छात्रों पर हुए हमले के मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का सिलसिलेवार तरीके से बयान सामने आता है दोस्तों, जिसमें अमित शाह को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। दरअसल दोस्तों 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें छात्रों को कई सारी चोटें आई और इसमें शाहिल लोचाब नाम के व्यक्ति को काफी गंभीर चोट आई दोस्तों। उनके आंख तक में पैलेट गन का छर्रा पड़ गया, जिस कारण से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हुई दोस्तों, और उनके आंखों की रोशनी जाने की भी बातें सामने आ रही है। 14 अगस्त को वो जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने के अंदर, लेकिन पुलिस थाने वाले मना कर देते हैं दोस्तों। पुलिस वाले कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होगा। फिर 18 तारीख को दिल्ली पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देते हुए कहते हैं कि 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर संसद मार्च के दौरान ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी पुलिस फोर्स ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यानी दोस्तों जो बच्चों को पीटा गया था उसे पूरी तरीके से मना कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले कोर्ट में एफिडेविट देकर। इसके बाद बीजेपी के नेता किरण रिजिजू का बयान उसी दिन आता है और वो दावा करते हैं कि कहीं कोई गोली नहीं चलाई गई, कहीं किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची। यानी दोस्तों सैकड़ों छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उनके हाथ पैर पर चोट पहुंचा है, लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा दोस्तों। यानी एक तरीके से अमित शाह और दिल्ली पुलिस की नाकामी को छिपाने की कोशिश करते हुए बच्चों पर किए गए हमले को ही पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में किरण रिजिजू का बयान भी आ जाता है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कराने के लिए कमेटी का गठन कर दिया दोस्तों, जिसमें गुजरात के चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी दी गई। उनकी अध्यक्षता में कमेटी से बोला गया कि जांच पड़ताल करिए, पता करिए कि आखिर पूरा मामला 20 जुलाई का क्या था। ऐसे में अब बीजेपी का नेता पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद, जहां पर बांकीपुर की विधानसभा सीट है दोस्तों, और कुत्ता भी लड़ा देंगे तो बीजेपी के टिकट पर जीत जाएगा, बयान दिया था इन्होंने और बांकीपुर में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे रविशंकर प्रसाद अब आकर किरण रिजिजू वाला बयान ही दोहराते हुए दावा कर रहे हैं कि किसी को चोट नहीं लगा और इस तरीके की उल्टी उल्टी बातें चल रही है दोस्तों। यानी छात्रों पर किए गए हमले और हजारों छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाले जाने के बावजूद बीजेपी के लोग किसी को कोई चोट नहीं आई इस तरीके का दावा कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी मैदान में कूदते हैं दोस्तों, और पूरे दिन आज जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिला। जो बड़ी अपडेट है वो ये की पुलिस के द्वारा किए गए पैलेट गन की फायरिंग में प्रताड़ित हुए और जिनको चोट पहुंची दोस्तों साहिल लोचाब, जो 14 तारीख को गए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं। इसके बाद राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के ऑफिस पहुंच जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आकर राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस साहिल का एफआईआर नहीं लिख रही है, जल्दी करिए एफआईआर लिखिए, मैं एफआईआर करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जिससे साहिल की आंखें खराब हो गई है, और साथ में राहुल गांधी के वकील स्वाति खन्ना मौजूद थी दोस्तों, और सबने मिलकर पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। पुलिस वालों को जाकर एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रहे थे राहुल गांधी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, जो तस्वीरें हैं जिसमें राहुल गांधी आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ लोगों को समझा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं दोस्तों, और काफी देर तक चर्चा होती रही। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह ने देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाई है, जिसमें शाहिल को पैलेट गन लगने से आंख में गंभीर चोट आई है। साहिल और उनकी मां लगातार पुलिस के पास जाकर पुलिस थाने का चक्कर लगाकर एफआईआर दर्ज करने की बातें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले बार बार नजरअंदाज कर रहे थे। इसलिए आज नेता विपक्ष राहुल गांधी
गांधी साहिल और उनकी मां के साथ में पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए जांच की जानकारी की मांग करने के लिए गए दोस्तों। और साहिल की कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेशन नंबर तक नहीं दिया जाता जिससे एफआईआर दर्ज हो सके। एम्स से भी साहिल की एमएलसी यानी मेडिको लीगल केस रिपोर्ट नहीं दी गई जिसकी कंप्लेन और एफआईआर में लगाया जा सके। ये सरासर अन्याय है। अमित शाह और दिल्ली पुलिस वाले सुन ले, ये तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के न्याय के लिए हम पूरी ताकत के साथ मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी थाने में मौजूद थे दोस्तों और कुछ देर तक काफी ज्यादा चर्चा होने के बाद राहुल गांधी और पुलिस वालों में काफी चर्चा होती है दोस्तों। फिर क्योंकि ऊपर से दबाव है तो दिल्ली पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है दोस्तों। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि एफआईआर तो आज ही होगा और एफआईआर करवा कर ही वापस लौटेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जब बाहर आते हैं दोस्तों तो भारी संख्या में मीडिया वाले राहुल गांधी के लिए कैमरा लगाकर खड़े रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर राहुल गांधी ने कम से कम 100 के आसपास कैमरे वालों को, मीडिया वालों को संबोधित किया दोस्तों और डंके की चोट पर एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि अब हम लोग एफआईआर करवा के यहाँ से जाएंगे। फिर राहुल गांधी को मनाने के लिए आईपीएस अधिकारी वगैरह भी भेजे जाते हैं दोस्तों, लेकिन राहुल धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरीके से डिप्टी कमिश्नर पुलिस यानी डिप्टी कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में आकर बैठे हुए हैं दोस्तों। और राहुल गांधी के साथ में साहिल मौजूद है। साथ में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कुमारी सैलजा भी दिखाई दे रही है और पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी मौजूद है। तो ऐसे में दोस्तों सुबह सुबह अचानक से राहुल गांधी का पुलिस थाने पहुंच जाना, वो भी साहिल और उनकी माता के साथ में, इस बात के साफ संकेत देता है दोस्तों कि देश के अंदर न्याय के लिए राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े होंगे और डंके की चोट पर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। यानी कुछ लोग टीवी स्टूडियो में बैठकर दावा करते हैं कि राहुल गांधी कहां है, विपक्ष कहां है। उन लोगों के लिए करारा तमाचा है दोस्तों जो दिल्ली पुलिस के ऑफिस में जाकर नहीं देख सकते कि राहुल गांधी कहां है। यानी मीडिया वाले जो दिल्ली के इर्द गिर्द रहते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए भी ये एक स्पष्ट मैसेज है कि नेता विपक्ष ना तो पीछे हटे हैं और ना पीछे हटेंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग ये दावा नहीं कर सकते कि छात्रों को प्रताड़ित नहीं किया गया। जो वास्तविकता है उसे नहीं हटने दिया जाएगा इन लोगों को। और पैलेट गन से गंभीर घायल हुए साहिल के मामले पर एफआईआर दर्ज करनी होगी और करनी होगी। ये बात बोलकर राहुल गांधी लगातार थाने में मौजूद थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि पुलिस वाले क्या फैसला लेते हैं। फिर आईपीएस अधिकारी उनको मनाने के लिए आते हैं, लेकिन बवाल और ज्यादा आगे तब बढ़ जाता है जब पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन यानी जहां राहुल गांधी मौजूद है दोस्तों, वहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग भारी संख्या में पहुंच जाते हैं। यानी युवा कांग्रेस को भी नहीं पता चला कि राहुल गांधी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब धीरे धीरे करके खबर सामने आती है, मीडिया से भनक लगती है, तो फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पुलिस थाने के बाहर पहुंच जाते हैं दोस्तों। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे, यानी पूरी तरीके से राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ दिखाई देता है दोस्तों। पुलिस स्टेशन के अंदर साफ कह दिया गया है कि जब तक नहीं की जाएगी एफआईआर तब तक यहां से पीछे हटने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं बनता है। और इस पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी कहते हैं कि जुर्म किसका है, कौन मुजरिम है और होता है सर कलम किसका। एफआईआर दर्ज हो तब हम यहां से वापस चले जाएंगे। यानी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस बात का पूरी तरीके से पुण्य प्रसून वाजपेयी समर्थन करते हैं दोस्तों। और पुण्य प्रसून कहते हैं कि न्याय की खोज में राहुल गांधी पैलेट गन से घायल के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए हैं। यानी जो लोग राहुल गांधी की राजनीति को लेकर भी सवाल खड़ा करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक उल्टा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह बात स्पष्ट है कि इन लोगों को मान लेना चाहिए कि दौर बदल गया है, देश बदल गया है, देश के अंदर लोगों की मानसिकता बदल गई है और नेता विपक्ष राहुल गांधी पुरानी किसी भी ताकत से बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। और इस बात को जो मानेगा वो देश की राजनीति को समझेगा और जो नहीं मानेगा वो पूरी तरीके से अपने विध्वंसवादी मानसिकता का शिकार बना रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर धरना के दौरान भी राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे दोस्तों। यानी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी केवल 2-4 मिनट के लिए मीडिया के पास गए, बल्कि जहां धरना दे रहे वहां पर भी मीडिया वाले भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी उन सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो ये एकदम पूरी तरीके से चल रहा है दोस्तों। एक एक सवाल का जवाब मीडिया वाले भी चिल मार रहे हैं। सबको पता है कि राहुल गांधी एफआईआर तो करवा कर जाएंगे। यानी देश के अंदर कानून व्यवस्था है, पूरा एक सिस्टम चलता है और मोदी और शाह या फिर अमित शाह को बचाने के लिए कानून को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता। जो वास्तविकता है सो है। जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किसके कहने पर यह लाठीचार्ज किया गया था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि छात्रों पर किया गया हमला देश के भविष्य पर किया गया हमला है और इस पर अमित शाह को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, अमित शाह के ऊपर जवाबदेही पूरी तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए, 100% तय करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आती है। पवन खेड़ा कहते हैं कि इस देश में बीजेपी के मनगढ़ंत मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी, बात डंके की चोट पर होगी, असली मुद्दों पर होगी, सड़क से संसद तक होगी। और साहिल लोचा पर पैलेट गन किसने चलवाया, पैलेट चलाने के आदेश किसने दिए, कार्रवाई कब की जाएगी, कैसे होगी, साहिल को न्याय कैसे मिलेगा, ये सरकार को कब एहसास होगा कि बच्चे की आंखें जा सकती है। सरकार को जवाब देना होगा। न्याय हर व्यक्ति और हर भारतीय का जन्म सिद्ध अधिकार है और साहिल लोचब उस जैसे तमाम
तमाम पीड़ितों को न्याय मिलना उनका अधिकार है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, यानी कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है और देश के युवाओं को न्याय दिलाना जरूरी है, देश के युवाओं के पास जब मैसेज जाएगा कि नेता विपक्ष उनके साथ में खड़े हैं तो फिर वो अपने असली मुद्दों को लेकर जोर शोर से मैदान में उतरते हुए भी नजर आएंगे। तो ये एक तरीके से नेता विपक्ष की भी कसौटी है कि वो सुनिश्चित करे कि पूरी तरीके से छात्रों के साथ में खड़े हैं, छात्रों की मांग के साथ में खड़े थे और छात्रों के साथ हो रहे किसी भी अन्याय का प्रचंड तरीके से विरोध किया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ये एक बड़ी खबर सामने आती है दिल्ली पुलिस से ही जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस जनता पार्टी की सफलता के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक जबरदस्ती का मुहिम देश के अंदर चलाया गया दोस्तों। ये मुहिम था रिजर्वेशन हटाओ मुहिम, यानी RHA मुहिम इंस्टाग्राम पर चलाया गया, जिसमें 6 मिलियन के आसपास लोगों ने फॉलो किया दोस्तों, 60 लाख लोगों ने समर्थन किया और इसके बाद दावा किया गया कि एक बहुत बड़ी रैली जंतर मंतर पर होगी और जंतर मंतर पर रैली आज 21 तारीख को बुलाया गया था दोस्तों। बड़ी बात यह है कि यह रैली जंतर मंतर पर होने से पहले पुलिस परमिशन देने से मना कर दिया गया था, लेकिन इस रैली को लेकर लगभग 4 बजे के आसपास बता दिया जाता है कि रैली की अनुमति दे दी गई है। अब दिल्ली पुलिस ने ये सब देख के दिया है, यानी दिल्ली पुलिस ने देखा कि भीड़ तो जुट नहीं रही, खाली पीली के ये माहौल बना देंगे तो परमिशन दे देते हैं। उस परमिशन का हुआ कुछ है नहीं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये रिजर्वेशन हटाओ नाम का जो आंदोलन चला रहे हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए कि यही बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले 2015 के अंदर दिया था। उसके बाद आरएसएस बीजेपी कहां दिखाई दी, ये सब जानते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर बीजेपी वाले अपने समर्थकों को खुश रखने के लिए 2-4 इस तरीके के कार्यक्रम करने देती है दोस्तों, और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस तरीके की है। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस पर कार्रवाई के आरोप की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी के नाम का ऐलान कर दिया है। कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सलिंदर कौर और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान इस कमेटी को बनाने का फैसला लिया था और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर 25 दिन तक चलता रहा। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये खत्म हुआ। कमेटी की इन 8 मुद्दों को लेकर जांच करेगी दोस्तों, जिसमें जरूरत से ज्यादा बल का उपयोग किया गया, क्या दिल्ली पुलिस के द्वारा इस बात की जांच की जाएगी। दूसरा, पुलिस की कार्रवाई कितनी उचित थी, कितनी अनुचित थी। तीसरा, पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पुलिस कर्मियों की पहचान साफ हो सके कि किन्होंने नेम प्लेट हटा दिया था और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। अब इन सारी मामलों पर डिटेल में जांच की जाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये जांच जो होगी इसकी रिपोर्ट कब दिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट क्या 1.5, 2, 3 साल के बाद दिया जाएगा। तब तक अमित शाह बिना इस्तीफा दिए काम चल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए था लेकिन लग नहीं रहा कोई फास्ट ट्रैक जांच टीम बनाई गई है। ये बहुत टाइम लेंगे जांच पड़ताल करने के लिए और इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमित शाह इस मामले पर कन्नी काटेंगे, कहेंगे कि जांच की रिपोर्ट ही नहीं आई तो मैं किस बात से इस्तीफा दूं। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने के केंद्र सरकार के मंजूरी नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है दोस्तों। सीएमओ के मुताबिक रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधित्व अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा और विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से एक मुख्यमंत्री को मना कर दिया है। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में है, उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था, 30 अगस्त को हैदराबाद लौटना था, लेकिन अब वो 23 अगस्त को सीधे हैदराबाद लौटेंगे। यानी वो अमेरिका जाना चाहते थे। बोस्टन के अंदर राइजिंग तेलंगाना नाम का कार्यक्रम करने वाले थे। यहां से इन्वेस्टरों को यानी जो निवेशक है उनको तेलंगाना बुलाने की एक कोशिश चल रही थी, मुहिम चल रही थी दोस्तों, लेकिन वो मुहिम नहीं चलाने दिया जा रहा। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिया गया। सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए बिना संस्थानों के साथ MOU साझेदारी करने का निर्देश दिया है। अब देखते हैं क्या कदम उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो क्लियरेंस नहीं मिला विदेश मंत्रालय के द्वारा, इस पर सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको अमेरिका अगर वो चले जाएंगे तो इससे दिक्कत क्या हो जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हर दिन किसी न किसी तरीके के कंट्रोवर्सी यानी विवाद में रहने वाले नीतीश कुमार के करीबी पलटी मारकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकते हैं। जो अपडेट है वो ये की
नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी और भागलपुर से 4 बार विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। यानी गोपाल मंडल की बात चल रही है दोस्तों। गोपाल मंडल ने कहा कि मैंने दिल्ली में सभी लोगों से बातचीत की है और पार्टी इंचार्ज से, स्टेट प्रेसिडेंट से सबसे बात की है। उन्होंने कहा कि 20 तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाला था, लेकिन पता चलता है कि 20 तारीख को तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी और उनके पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस पार्टी हर जगह कार्यक्रम करा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के सब लोग बिजी थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज बिहार के और तमाम बड़े नेता मौजूद नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में गोपाल मंडल कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। गोपाल मंडल की बात करें दोस्तों तो ये लगातार 4 बार चुनाव जीते हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक टाइम में दिग्गज नेता माने जाते थे, बल्कि नीतीश कुमार के साथ में इनका सीधा सीधा संपर्क होता था और कई बार इन पर विवाद हुए। इसके बावजूद इनको पार्टी से जेडीयू ने बाहर नहीं निकाला था दोस्तों। ये बिहार के गोपालपुर, जो भागलपुर के अंतर्गत आता है, भागलपुर जिले की सीट है दोस्तों गोपालपुर, वहां से 4 बार विधायक रहे हैं और अच्छे खासे अंतर से इन्होंने चुनाव जीते हुए हैं। गोपालपुर की सीट पर 2025 में जेडीयू के शैलेश कुमार चुनाव लड़े थे, यानी भूलो मंडल चुनाव लड़े थे। यहाँ पर निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे नरेंद्र कुमार नीरज, यानी गोपाल मंडल को 12,000 वोट मिले थे और वीआईपी के उम्मीदवार को 50,000 वोट मिले थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर अच्छी खासी दावेदारी पहले गोपाल मंडल की होती थी, लेकिन गोपाल मंडल का खुद के नाम पर वो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर पाए पिछले चुनाव में, तो उनकी स्थिति कुछ इतनी खास है नहीं। लेकिन 4 चुनाव जीते हुए हैं जेडीयू के नाम पर, तो ये भी एक बड़ी बात है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों, जहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि पाठशाला पुकारे, बंद स्कूल खुलेगा तो पीडीए पढ़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी स्कूलें बंद की गई है उस मुद्दे को उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने स्कूलों को बड़ी संख्या में बंद किया है। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, 26,000 प्राइमरी स्कूल को उत्तर प्रदेश के अंदर बंद किया गया है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया कि सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में स्कूल बंद किए हैं 758 स्कूल, और सीतापुर में 650 स्कूल बंद किए गए हैं, प्रयागराज में 638 स्कूल, गोरखपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है दोस्तों, यहाँ पर 500 के आसपास प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया है। अखिलेश यादव ने बताया कि लगभग 26,000 स्कूल बीजेपी वालों ने बंद किया है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को शिक्षा मिल सके, इसीलिए सरकार स्कूलें बंद कर रही है। और अखिलेश यादव के द्वारा इस मामले को लेकर जोर शोर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के E20 नीति पर सवाल उठाते हुए जयराम रमेश बोले, कहा महंगे खाने और महंगे सफर दोनों की कीमत चुका रही है जनता। अपडेट ये है दोस्तों की E20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस अब सिर्फ गाड़ियों के इंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने E20 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे विवाद से एक बात समझ में आ रही है कि महंगे खाने हो चुके हैं, महंगा सफर हो चुका है, दोनों की कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस के नेता ने केंद्र की E20 नीति की तत्काल समीक्षा और उपभोक्ताओं को बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की है। मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने एक पर पोस्ट करते हुए कहा कि गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी, ऐसी जन विरोधी ईंधन नीति देश की स्वीकार्यता नहीं हो सकती। जयराम रमेश ने दावा किया कि एथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना एथेनॉल उत्पादन में चला गया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपए से बढ़कर 67 रुपए प्रति किलोग्राम और गुड़ की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 65 रुपए किलोग्राम हो चुकी है। तो देश के अंदर महंगाई का डबल डोज जनता को मिल रहा है। एक तो एथेनॉल वाला पेट्रोल महंगा है दोस्तों, और दूसरा चीनी वगैरह महंगी हो गई है, तो खाने पीने के सामान और महंगे हो गए हैं, मिठान वगैरह भी महंगे हो चुके हैं। साथ साथ बंदी सिंघों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मार्च के आह्वान पर पंजाब में सुबह 7 बजे से बंद रहा दोस्तों। दोपहर 2 बजे तक ये बंद बुलाया गया था। किसान और सिख संगठनों के समर्थन के चलते राज्य के अंदर बाजारों, हाईवे और सार्वजनिक परिवहन पर इसका भारी असर देखने को मिला। किसान मजदूर मोर्चा KMM और भारतीय किसान यूनियन यानी राज्यपाल की संगठन की तरफ से कई और संगठनों ने बंद का आह्वान किया था दोस्तों। मोर्चे का कहना है कि कई बंदी सिंह अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। मोर्चा इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से उनकी रिहाई की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर सुबह 7 बजे पंजाब को बंद रखा गया था। 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रखा गया था। इसका व्यापक असर देखने को मिला, हाईवे और परिवहन पर भी असर पड़ा। ऐसे में दोस्तों ये जो बंदी सिंघों की रिहाई की मांग की जा रही है, ये पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो पेच फंसेगा इसी मामले को लेकर फंसेगा, क्योंकि बंदी सिंघों की रिहाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है अकाली दल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है तो इसे देश के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा, और या बीजेपी वाले करने की कोशिश करेंगे तो ये भारतीय जनता
जनता पार्टी का जो असली वोट बैंक है उसके खिलाफ होगा। तो कहने का मतलब कि दोनों तरीके से दोनों पार्टियां फंसी हुई है। तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का साथ में आ पाना आज की स्थिति में काफी मुश्किल है और धीरे धीरे करके किसानों का मुद्दा भी और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो बीजेपी वाले पहले से ही पंजाब के किसानों के नजरों में गिरे हुए हैं दोस्तों, तो इनको और क्या मिलेगा। और देखने वाली बात है कि अकाली दल क्या हिम्मत जुटाएगी बीजेपी के साथ गठबंधन करने का। साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर पल पल की अपडेट देने वाले अभिषेक उपाध्याय को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। उनके गाड़ी को सीज किया गया, पत्रकार के गाड़ी को, जिन्होंने चंदा चोरी का मामला यानी राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी के मामले को जोर शोर से उठाया था दोस्तों। ऐसे में पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र है नाकाम करूंगा नाकाम करने दूंगा, बजाय इसके इस नाकामी पर शर्म से डूब मरे कि ये राम मंदिर और करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा तक नहीं कर पाए। सरकार उस पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के पीछे पड़ गई है जो लगातार चंदा चोरी की हकीकत सामने लेकर आ रही है। कौन से बेईमान योगी हैं जो श्री राम के नाम पर हुई लूट और गबन को साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। राम के नाम पर घर घर से हुई चंदा चोरी पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? क्या इस चंदा चोरी में इनका भी कोई हिस्सा है? ये सवाल एकदम स्पष्ट है। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही निर्णय लिया, राहुल गांधी को ऐसे ही सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए, और जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी है कहां, उन लोगों के लिए करारा तमाचा है। इस तरीके का तमाचा और भी आने वाले दिनों के अंदर लगेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कुछ दिनों पहले बीजेपी वाले पूछ रहे थे, बल्कि नरेंद्र मोदी मजाक मजाक में बोल रहे थे कौन राहुल, और सारे हंसने लगे थे, तो उनको पता चल रहा होगा कौन राहुल। और धीरे धीरे करके इनको ये सारा एहसास होगा कि राहुल गांधी के नाम पर जितना मजाक उड़ाते सारा का सारा मजाक इनके ऊपर कहर बनकर टूट रहा है दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर ये एक बहुत बड़ी आंदोलन के तौर पर देखने को मिलेगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।